नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। यूपी में कोरोना का शोर थमते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। राजनीति से दूर दिख रही मायावती अचानक से मोदी सरकार और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई हैं। तो मुस्लिम वोटों के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी रोज बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब तक खामोश दिख रहे नेताओं को अपने वोट बैंक की याद अब आने लग गई? असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर आकर वोट बांट के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को आप पूरा टारगेट कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर किसी की जुबान पर मुसलमान है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की ये ताजा लड़ाई सिर्फ 24 घंटे पहले उस वक्त शुरू हुई जब मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिमों के एक डीएनए की बात कही। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत का इतना कहना था कि ओवैसी से लेकर मायावती और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी मुस्लिमों के बड़े पैरोकार बनकर सामने आ गए। आज सबसे पहला हमला मायावती ने बोला, सीधे सीधे मोहन भागवत का नाम लेकर। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के एक डीएनए की बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। इधर यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने भी मुस्लिमों की लिंचिंग के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। डीएनए हमारा एक है तो फिर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को किसने शहीद किया? डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? तो कौन से डीएनए? ये धूल झोंकने की बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेक नियत नहीं है, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। ये दोनों इतने पर नहीं रुके। यूपी में धर्मांतरण गैंग के पर्दाफाश होने की खबर इनके एजेंडे में सबसे ऊपर थी। मायावती और ओवैसी दोनों ने धर्मांतरण पर हो रही कार्रवाई पर यूपी सरकार पर जमकर हमले किए। किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है। संविधान में धर्म परिवर्तन की बात जो कही गई है ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जो नोएडा और आसपास में धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या आप इसको कंडेम करें? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? और एफआईआर जाके बात करिए हमसे कि कंप्लेनेंट कौन है उसमें। अगर धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से पैसे के लालच से हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। मायावती और ओवैसी के एक्टिव होने से समाजवादी पार्टी को डर है कि मुस्लिम वोटर बट न जाए, इसलिए उनके निशाने पर यही दोनों पार्टी रही। कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर आकर वोट बांट के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये लोग जो है, इनकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी बीजेपी की है कि बीजेपी को किसी तरह से वोट बंटवाकर सत्ता में रहना है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और मुस्लिम वोटों पर पहरेदारी भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर विपक्षी दल मुस्लिम वोटरों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहता है। इसके लिए वो बीजेपी पर हमले भी बोल रहे हैं। इतना ताजा उदाहरण ये इमारत है। लखनऊ की इस अवैध इमारत पर कल जितने हथौड़े चले थे, जितनी बार बुलडोजर चला था, आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उतने ही हमले योगी आदित्यनाथ सरकार पर किए। जिन मामलों में भी जिनकी संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है, उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा मुस्लिम समाज व आम लोगों का भी मानना है। लेकिन इससे इनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, जो ये ठीक नहीं है। हालांकि लखनऊ के डीएम कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई। तत्समय पर जो प्राविधान है एएसआई एक्ट और उसके नियम के अंतर्गत किसी भी निर्माण को करने से 3 माह पूर्व एक
प्रारूप में एनओसी अनिवार्य रूप से चाहिए होती है और एनओसी मिलने के बाद ही कोई निर्माण किया जा सकता है, किंतु ऐसा इस केस में नहीं हुआ। एएसआई के डीजी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को आदेशित किया कि ये इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए। अब सवाल यह है कि कानून की कार्रवाई में भी हमारे नेताओं को हिंदू मुस्लिम क्यों नजर आता है। ये समझने के लिए सबसे पहले मायावती का एंगल देखते हैं। 2007 में मायावती ने अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और मुस्लिमों का गठजोड़ बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता मिली थी। 2012 में इस गठजोड़ से मुस्लिम वोटर निकल गया और मायावती की सत्ता भी चली गई। 2012 में अखिलेश यादव ने यादव प्लस ओबीसी की कुछ जातियां और मुस्लिमों को मिलाकर समीकरण तैयार किया। 2012 में उन्हें सत्ता मिली, लेकिन 2017 में ओबीसी की कुछ जातियां उनसे बाहर निकल गईं और सत्ता उनके हाथ से चली गई। मायावती और अखिलेश के 2007 और 2012 के समीकरण आपने समझ लिए, लेकिन 2022 में दोनों के लिए एक नया मैदान है। यहाँ पर मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव और मायावती के साथ साथ प्रियंका वाड्रा गांधी और असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं। इसलिए मुस्लिमों से जुड़े किसी भी मुद्दे को ये पार्टियां छोड़ नहीं रही हैं। अपराधियों और माफियाओं को धर्म और जात के वर्गीकरण में अगर आप बांटेंगी तो कहीं न कहीं आप उनकी मदद कर रही हैं। पिछले अनुभवों के हिसाब से कहा जा सकता है कि हर पार्टी के नेता जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। चुनाव नजदीक आते आते हिंदू मुसलमान और ज्यादा बढ़ जाएगा, विकास के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये यूपी के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात एक ऐसे घोटाले की जिस पर पिछले 3-4 साल में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब उस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के खूबसूरत गोमती रिवर फ्रंट केस में आज सीबीआई ने देश में 40 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। विपक्षी सवाल कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, अब यूपी में चुनाव है, क्या इसीलिए सीबीआई एक्शन में आ गई? दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शिवालिक अपार्टमेंट, राजधानी लखनऊ के शुभांग कुटी, अलीगढ़ में द कासल्स, आगरा के विजयनगर और नोएडा के सेक्टर 29 समेत देश की 40 जगहों पर आज केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने एक साथ छापेमारी की। और छापे की वजह थी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बना ये सुंदर रिवर फ्रंट। लखनऊ में गोमती नदी के बीचों बीच लगे फव्वारे और किनारों पर लगे सुंदर चमकते सफेद पत्थरों से काली कमाई करने वालों के लिए आज का दिन बेहद बुरा रहा। गोमती नदी रिवर फ्रंट के निर्माण में अनियमितता को लेकर देश की 40 जगहों पर आज सीबीआई की अलग अलग टीमों ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, एटा, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, सीतापुर, रायबरेली और लखनऊ में एक साथ छापे मारे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने छापेमारी की है। इस समय मौजूद है गोमती नगर इलाके में, जहां की तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये मकान है। ये मकान इंजीनियर अखिल रमन का है, जहां पे सीबीआई की एंटी करप्शन विंग की टीम पहुंची और यहां पे छापेमारी की कार्रवाई की और कई वो साक्ष्य और कई पूछताछ का सिलसिला चला। लगातार आपको बताएं कि सीबीआई की जो टीम है इस पूरे मामले को लेकर के राजधानी लखनऊ समेत नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में भी ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी काली कमाई की जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआई टीम घंटों लगी रही। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नोएडा सेक्टर 29 के सोसाइटी में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 572 में सुबह 8:30 बजे के करीब सीबीआई ने छापेमारी की है। ग्रीन डेकोर का प्रोप्राइटर है सचिन त्यागी, उनके घर पर हम आपको लेकर चलेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई की छापेमारी आखिरकार हुई कहाँ है। यही है 572 नंबर का फ्लैट, जहाँ सचिन त्यागी जो प्रोप्राइटर ग्रीन डेकोर कंपनी का है
माल प्रोपराइटर है। दरअसल ये पूरा मामला 2014-15 का है। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसी गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ था। 2014-15 में इस काम की शुरुआत हुई थी। लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। ये लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है और लखनऊ में टूरिस्ट का एक सबसे बड़ा केंद्र भी इन दिनों ये बना हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ पर काम हुए थे और इसी को लेकर अब सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने आज एक बार फिर से गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े मामले को लेकर 190 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2014-15 में गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ। 1513 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत थी। 1437 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। 2017 में योगी सरकार ने सीबीआई से जांच के आदेश दिए। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बना ये रिवर फ्रंट भारत और दुनिया के सबसे बेहतरीन और सुंदर रिवर फ्रंट में से एक है। लेकिन ये रिवर फ्रंट सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी बेहद अहम है। रिवर फ्रंट के मामले में सीबीआई ने जैसे ही एक्शन लिया, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बंगाल के चुनाव के बाद अब यूपी में चुनाव है तो सीबीआई की एंट्री हो रही है। 95% रकम का भुगतान कर दिया गया और 60% काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है उसकी गुणवत्ता की तो बात छोड़ दीजिए, विदेशों से ऐसे ऐसे सामान मंगाए गए जिनकी आवश्यकता नहीं है। विदेशों में घूमने जाने के लिए अफसरों पर फिजूल खर्ची की गई। अलग अलग तरह से ब्लैक लिस्टेड फर्म, जो दागी फर्म थी, उसको टेंडर अलॉट किया गया। पूरी प्रक्रिया इतनी दोषपूर्ण रही है, पैसों की इतनी बंदरबाट हुई है और ये उत्तर प्रदेश के निवासियों की गाढ़ी कमाई है। इसको इस तरह से बंदरबाट होने नहीं दिया जाएगा। सीबीआई सर्वोच्च जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। गोमती रिवर फ्रंट की जांच पहले भी एक सिटिंग जज से करवाई गई थी, एक रिपोर्ट आई थी, अब सीबीआई कर रही है। समय अनुसार कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं और एक घोटाला है। केंद्र सरकार बेहतर जानती है। आज चिकित्सा शिक्षा में भी बड़ा घोटाला पकड़ा गया, तो सभी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तो जरूर होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव की वजह से सीबीआई गोमती रिवर फ्रंट केस में एक्शन ले रही है? आखिर विपक्ष सीबीआई के काम पर सवाल क्यों उठा रहा है? विपक्ष के आरोपों के बीच ये सवाल भी अहम है कि इतने दिनों से जांच के नाम पर क्या हुआ? तो अब तक की जांच के बाद सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। कुल 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है। मान्यता है कि गोमती नदी में स्नान से पाप धुल जाते हैं, लेकिन इस वक्त गोमती नदी में राजनीति घुली हुई है। शहर को सुंदर बनाने वाले इस रिवर फ्रंट पर जब सीबीआई की एंट्री हुई तो राजनीतिक दल अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.